दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल एडवाइज़र गुरु में। और आज हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 के बारे में। अगर आपको अभी तक इस धारा के बारे में नहीं पता है तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए। हो सकता है कि आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिल जाए। और अगर आप इस धारा के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको समहाउ इन डिटेल इस वीडियो से नॉलेज मिलेगी और आप जान पाएंगे कि आप इस धारा के तहत किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि HMA यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24 क्या कहता है और ये किस पर और कब लागू होता है। जैसे 125 कहता है कि पत्नी अगर अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तो वो पति से मेंटेनेंस ले सकती है। इसमें ऐसा नहीं है। कोई भी हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति, वो चाहे पति है या पत्नी है, इस धारा के तहत सिर्फ पत्नी ही नहीं बल्कि एक कमज़ोर पति भी मेंटेनेंस ले सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि मेंटेनेंस ग्रांट होता है वो टेम्परेरी मेंटेनेंस होता है। ये 125 की तरह नहीं है कि अगर पत्नी अगले 20 साल तक या 10 साल तक शादी नहीं करती है तो उसको मेंटेनेंस मिलता रहेगा। ये इस तरह से वर्क नहीं करता। ये कुछ इस तरह से वर्क करता है सेक्शन 24 के, यदि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक सिनेरियो ले लेते हैं कि पत्नी 15,000 रुपये प्रति माह कमाती है लेकिन पति सिर्फ 10,000 रुपये प्रति माह कमाता है और पति के ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, जैसे कि उसके बुज़ुर्ग माता पिता की जिम्मेदारी उसके ऊपर है या परिवार के किसी अन्य सदस्य की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर है। या ऐसा भी हो सकता है कि पत्नी अपने बच्चों को छोड़ के गई हुई है तो वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी निभा रहा है। तो इन हालातों में अगर पत्नी ने झूठे मुकदमे पति के ऊपर किए हुए हैं या आप ये कहें कि मुकदमे पति के ऊपर किए हुए हैं, तो उस हालात में एक पति को HMA सेक्शन 24 के तहत मुकदमा दाखिल करना चाहिए। चूँकि उसके पास वैलिड ग्राउंड है, वो इस मुकदमे को दाखिल करके कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि साहब, जो पत्नी ने मुकदमे किए हैं उन मुकदमों को लड़ने के लिए मेरी इतनी वर्थ नहीं है, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, इसलिए पत्नी से ही मुझे मेंटेनेंस दिलवाया जाए। तो ये मेंटेनेंस जो है ये पति को लाइफ टाइम नहीं मिलेगा। ये मेंटेनेंस तब तक मिलेगा जब तक कि कोई पत्नी अपने पति से मुकदमेबाजी करती है। यानी कि अगर कोई पत्नी पैसे की तरफ से कमज़ोर है, भले ही उसने मुकदमे अपने पति पे किए हुए हैं, वो सच्चे हैं झूठे हैं, वो तो फाइनल ऑर्डर में मालूम पड़ेगा, जजमेंट जब आएगा कि वो मुकदमे झूठे किए गए हैं या सच्चे किए हैं। लेकिन अगर पत्नी की स्थिति सही नहीं है, उसकी कमज़ोर स्थिति है, लेकिन पति जो है वो ठीक ठाक पैसा कमाता है, तो उस कंडीशन में तो ऐसी आर्थिक रूप से कमज़ोर पत्नी HMA 24 के तहत एप्लीकेशन मूव करके, यानी कि एक केस डाल के, और कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकती है कि उसको उसके पति की तरफ से मेंटेनेंस दिलवाया जाए, चूँकि उसकी सामर्थ्य नहीं है कि वो मुकदमे लड़ सके। ठीक है, तो जब तक वो पत्नी मुकदमे लड़ती रहेगी तब तक उसको मेंटेनेंस पति के एंड से दिलवाया जाता रहेगा। तो आप इस चीज़ को तो समझ गए होंगे कि इस धारा का प्रावधान भी मेंटेनेंस का दिलवाना है। लेकिन इसके महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बता देता हूँ कि मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। देखिए, धारा 125 CRPC में धर्म का जो है ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। उसको एक मुस्लिम महिला भी इस्तेमाल कर सकती है, हिंदू महिला भी इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन HMA जो एक्ट बनाया गया है वो हिंदू मैरिज एक्ट कहलाया जाता है। तो ये सिर्फ उन कपल्स पर ही वैलिड होगा जो कि हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने शादी भी हिंदू धर्म यानी कि हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार की हो। तो इस धारा का उपयोग सिर्फ हिंदू पुरुष या महिला ही उठा सकती हैं। कोई मुस्लिम महिला या पुरुष इस धारा का उपयोग नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, यानी कि HMA सेक्शन 24 में गुजारा भत्ता जो मिलता है वो टेम्परेरी मिलता है, जबकि 125 CRPC में एक लंबे समय के लिए गुजारा भत्ता दिया जा सकता है। थर्ड थिंग इज़ कि HMA 24 में गुजारा भत्ता तलाक याचिका के पेंडिंग रहने के दौरान प्रदान किया जाता है, उसके बाद नहीं मिलता। तो दैट्स मीन, अभी जैसा मैंने कहा कि एक पत्नी जो है वो मेंटेनेंस ले सकती है अगर उसके मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जोर देने वाला पॉइंट इस कि वो मेंटेनेंस जो लेगी वो तलाक के मुकदमा अगर उसका चल रहा है तो जब तक ख़त्म नहीं हो जाता वो सिर्फ तब तक के लिए ले सकती है। अब हम ये एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं कि किसी महिला ने अपने पति पर 498 का मुकदमा कर दिया, ठीक, लेकिन कोई भी तलाक का केस ना तो उसकी पत्नी यानी कि उस लेडी ने किया है, ना ही उसके पति ने उस पर किया है। तो उस कंडीशन में अगर वो HMA 24 में जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली उसको ग्रांट नहीं किया जाएगा, क्योंकि HMA 24 का ये भी एक प्रावधान है कि ये तलाक के रनिंग केस में ही दिया जाता है। यानी कि अगर तलाक का मुकदमा किसी पति ने अपनी पत्नी पर डाल रखा है तो उस दौरान अमूमन पत्नियाँ HMA 24 के तहत एप्लीकेशन
मूव उसमें करती हैं। अब उनको बेनिफिट डबल मिलता है। एक बेनिफिट तो ये है कि जो तलाक का मुकदमा वो लड़ रही हैं उसके लिए यहाँ से उनको मेंटेनेंस मिलता रहेगा। दूसरा, पति से कोर्ट एलिमनी भी दिलाएगी। तो एक तरह से ये देखा जाए कि ये पत्नी पक्ष को, या कहा जाए कि ये पत्नियों को डबल बेनिफिट प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर पति की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल के पति ने तलाक का मुकदमा डाल दिया, तो वहाँ पर पति चाहे तो वो भी HMA 24 के तहत एक एप्लीकेशन मूव कर सकता है, बिकॉज बट इन ओनली दैट कंडीशन कि उसकी आर्थिक स्थिति अपनी पत्नी से काफ़ी कमज़ोर हो और वो इस चीज़ को साबित कर सके। अदरवाइज़ उसकी एप्लीकेशन अमूमन खारिजी कर दी जाएगी, क्योंकि भले ही कानून में दोनों पक्ष को बराबर की वरीयता दी हुई है, लेकिन आप लोग ये जानते हैं कि प्रैक्टिकल ग्राउंड पे अगर हम देखें तो कोर्ट यानी कि फैमिली कोर्ट का जो झुकाव होता है वो महिला पक्ष की तरफ, यानी कि महिला की तरफ ही होता है। दैट्स मीन यदि कोई पुरुष HMA 24 की एप्लीकेशन मूव करता है तो उसको एप्लीकेशन मूव करने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर उसके पास सॉलिड ग्राउंड्स हैं अपनी बात को साबित करने के लिए कि उसकी पत्नी उससे ज़्यादा सशक्त है, उससे ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत है, उसी कंडीशन में वो HMA 24 की एप्लीकेशन मूव करे, अदरवाइज़ ना करे। और एक डिफरेंस इन दोनों धाराओं में है कि HMA 24 में सिर्फ पति पत्नी भरण पोषण के हकदार होते हैं, जबकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 125 CRPC में पत्नी पति से ले सकती है मेंटेनेंस, बच्चे ले सकते हैं और पति के माता पिता भी ले सकते हैं। दोस्तों, कुछ ऐतिहासिक निर्णय भी HMA 24 पर आए हैं, जैसे कि ममता जायसवाल बनाम राजेश जायसवाल, जो कि सन 2000 में आया था, जिसमें उच्च शिक्षित पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि HMA 24 को पति या पत्नी में से किसी एक को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है, जो ईमानदार प्रयासों के बावजूद स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है। अब इस बात का मतलब यह है कि जो ईमानदारी से ये साबित कर सके कि वो एक्चुअली अपना खुद का भरण पोषण नहीं कर सकती है, तो सिर्फ वही डाल सकती है इसको। ऐसा नहीं है कि कोई भी महिला जैसे 125 में अपना मुँह उठा के चली जाती है और मुकदमा कर देती है, साहब मुझे मेंटेनेंस चाहिए और मैं तो मेरे पास तो वर्थ नहीं है और मैं अपना खर्चा नहीं उठा सकती। भले ही वो शिक्षित है, लेकिन उसके बाद भी वो खर्चा नहीं उठा सकती। और हमने देखा है कि मेंटेनेंस पढ़ी लिखी अच्छी खासी महिलाओं को भी ग्रांट हो जाता है। इनफैक्ट जो महिला जॉब पर हैं उनको भी ग्रांट हो जाता है मेंटेनेंस। हाँ, ये एक अलग बात है कि फिर उन महिलाओं को थोड़ा कम मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका बिल्कुल रिजेक्ट हो जाता है। तो है हमारे भारत के कानून में बहुत ज़्यादा लचीलापन है और काफ़ी मतलब मैं पर्सनल ये मेरा ओपिनियन है कि काफ़ी खराबियाँ भी हैं। और ये ममता जायसवाल बनाम राजेश जायसवाल के केस में हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी भी करी कि कानून यह अपेक्षा नहीं करता कि कानूनी लड़ाई में शामिल व्यक्ति केवल विरोधी पक्ष से धन हटने के उद्देश्य से निष्क्रिय बैठे रहे। दैट्स मीन ऐसा नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति को यानी कि पति को परेशान करना है तो अपना पढ़े लिखे होने के बाद भी और हष्ट होने के बाद भी आइडल होकर घर पे बैठे रहो। ये नहीं कहता है कानून। कानून कहता है कोशिश करिए आप कमाने की। अगर आप पढ़ी लिखी महिला हैं तो आप कोशिश करिए। आपने कोशिश की नहीं और आप बैठ गई और आपने मेंटेनेंस का केस डाल दिया, ये देखा गया कि साहब मेरे पास तो नौकरी नहीं है। क्यों नहीं है? आपने पढ़ाई किस लिए की है अगर आप नहीं कमा सकती? तो अभी आप लोगों के मन में एक सवाल ज़रूर होगा कि सब कोर्ट तो सुनता नहीं है, तो या कोर्ट तो इस चीज़ को समझता नहीं है। तो मेरे भाई, ये कोर्ट अपने आप नहीं सुनता है और ना कोर्ट अपने आप को समझता है। कोर्ट को समझाना पड़ता है और कोर्ट को सुनाना पड़ता है। जब तक आप कोर्ट में जाकर ये बात बोलेंगे नहीं कि साहब मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है, ये जॉब नहीं कर रही है, तो ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये इसका फॉल्ट है। इसने क्यों पढ़ाई की, इसने स्टडीज़ क्यों करी हैं, क्या इसने घर पे आइडल बैठने के लिए की हुई है, उसका जो असली चेहरा है ना, आप वो दिखाने की कोर्ट में कोशिश करिए। मैं ये तो नहीं दावा करता कि ये सारी बातें बोलने के बाद आपके ऊपर मेंटेनेंस नहीं बंधेगा, लेकिन मैं ये आपको गारंटी ज़रूर देता हूँ बहुत हद तक मेंटेनेंस अमाउंट कम करवा सकते हो अगर आप इस तरह के आर्गूमेंट करवाओ। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आर्गूमेंट ही जब सही नहीं होते तो फिर कोर्ट भी क्यों ही आपकी सुनेगा, क्योंकि कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतनी मोटी फाइल को जो है वो पढ़े और उसको देखे। जज साहब सिर्फ वो डॉक्यूमेंट फाइल में से देखते हैं जो डॉक्यूमेंट आपका वकील दिखाना चाहता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आप ये कहते हैं कि साहब मैंने तो सारे एविडेंस दिए हुए हैं और मेरी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा, तो आपने कभी क्या इस बात पे गौर किया है कि आपने जो एविडेंस दे रखे हैं जज साहब ने उनको देखा भी है या नहीं देखा? जज साहब के पास एक दिन में 100 से ज़्यादा फाइल हैं, वो क्या इतनी मोटी फाइलों का एक एक पन्ना थोड़ी ना वो पढ़ सकते हैं। जज साहब के पास आपने डॉक्यूमेंट अपनी फ़ाइल में सबमिट कर दिए, तो जज साहब तब तक उस पेपर को नहीं पढ़ेंगे जब तक कि आपका जो एडवोकेट है वो उनको नहीं कहेगा कि साहब ये डॉक्यूमेंट मैंने सबमिट किए हुए हैं, तो आप प्लीज़ इनको देखिए।
या ये डॉक्यूमेंट मैंने पर्टिकुलर डेट में सबमिट किया हुआ है और इस डॉक्यूमेंट में हमने ये एविडेंस दिया है, या पत्नी ने ये इस तरीके की जो है बात लिखी है, या इस तरह का कॉन्ट्रडिक्शन है उसके बातों में। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं कोर्ट में। कोर्ट अपने आप से इन सारी चीज़ों को नहीं जान सकता है। भले ही आपने काफ़ी अच्छी खासी अपनी फ़ाइल बना रखी है, लेकिन अगर आप जज साहब को जब तक बताएंगे नहीं तो जज साहब को पता नहीं चलेगा उन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो भी आपने एविडेंस दिए हैं, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, आप अपने आर्गूमेंट में उन चीज़ों को हाईलाइट करिए, राइट। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऑसम कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।